स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का YouTube के इस चैनल में जिसका नाम है संजय सर क्लास। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं व्यतिकरण का दूसरा भाग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझ चुका है कि व्यतिकरण होता क्या है। व्यतिकरण में जब दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में एक समान आवृत्ति से गमन करती हैं तो अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप परिणामी तरंग की तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब तीव्रता अधिकतम होती है तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जब तीव्रता न्यूनतम होती है तो इसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देते हैं। पहले तरंग का समीकरण क्या था, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। a1 क्या था, पहले तरंग का आयाम, और ओमेगा टी क्या है, पहले तरंग का कला। y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। a2 क्या है, दूसरे तरंग का आयाम, और ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, दूसरे तरंग का कला। और परिणामी तरंग का जो अपने को समीकरण मिला था y इक्वल टू क्या मिला था, r इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। r क्या है, परिणामी तरंग का आयाम। विनाशी व्यतिकरण के लिए r का मान क्या मिला, विनाशी व्यतिकरण के लिए r इक्वल टू मिला था a1 माइनस a2, और संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या मिला था, संपोषी व्यतिकरण के लिए r इक्वल टू a1 प्लस a2, और r का मान क्या मिला था, r इक्वल टू मिला था अंडर रूट a1 प्लस a2 प्लस 2a1 a2 cos 5। ठीक है, अब इस cos फाई को थोड़ा सा अब हम लोग फील करके देखते हैं कि इस cos फाई का मान कैसे होता है, कैसे बदलता है, और कालांतर में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण को ही लेते हैं। जब cos फाई का मान क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अब cos फाई का मान -1 होता किसके किसके लिए, ठीक है, जब हम ग्राफ में चलते हैं, जब हम निर्देशांक ज्यामिति में चलते हैं तो अपने को मिलता है cos फाई का मान इस पर, ये कितना हो गया, ये हो गया 0, a हो गया पाई बाई 2, a हो गया पाई, और a हो गया 3 पाई बाई 2। 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और जब यहाँ वापस आ जाते हैं तो पुनः क्या हो जाता है, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई हो जाता है। ठीक है, और cos थीटा के लिए जो -1 मान होता है, cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 90 अंश का मान 0 होता है। cos 180 डिग्री का जो मान होता है वो होता है क्या, -1। कहने का मतलब cos फाई का मान -1 कब होगा, जब फाई इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, दूसरा कब होगा, पुनः एक राउंड जब यहां पर आता है, देखिए cos 0 अंश का मान +1, cos 90 डिग्री का मान 0, cos पाई का मान -1, और cos 3 पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0 होता है। मतलब cos पाई का मान -1 कब होता है, जब इस अक्ष पर आता है। इस अक्ष पर आया, पहले आया तो पाई हुआ, दोबारा घूम के आएगा तो कितना होगा, एक राउंड पूरा चलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, 3 पाई हो जाएगा, फिर एक राउंड चलेगा, 2 पाई जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा। फिर एक राउंड घूमेगा, जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा। फिर एक राउंड घूमेगा, 2 पाई जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 9 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार ये आगे बढ़ेगा, मतलब इस अक्ष पे जहां पर पाई है वहां पर cos फाई का मान कितना होता है, -1 होता है। इससे कुछ समझ में आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई बराबर 2n + 1 पाई या 2n - 1 पाई। n का मान
क्या रख सकते हैं? इसके लिए जब रखेंगे तो n का शुरुआत करेंगे 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। कैसे? 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा तो 1 पाई। जब 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 धन 1 3 पाई। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 धन 1 5 पाई। 3 रखेंगे तो 2 तिया 6 धन 1 7 पाई। ठीक है, लेकिन जब हम इसके लिए रखेंगे तो इसका शुरुआत करेंगे किससे? 1 से 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। कैसे? 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 ऋण 1 1 पाई। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 ऋण 1 3 पाई। 4 में से 3 घटाए 1। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 ऋण 1 कितना बचेगा? 5 5 पाई। ठीक है, जो आपको लेना समझ में आया आप उसको लीजिए। ठीक है, ये किसके लिए, मतलब क्या हुआ? ये क्या था? -1 किसके लिए है? विनाशी व्यतिकरण के लिए। -1 किसके लिए है? विनाशी व्यतिकरण के लिए। और जब विनाशी व्यतिकरण के लिए है तो इसका सार क्या निकलेगा अपने को? कि विनाशी व्यतिकरण में जो cos फाई का मान होता है वो पाई का क्या होता है? ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं पाई विषम गुणज होता है तो वहां पर क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। अगर इसको हम समपोषी के लिए आते हैं तो समपोषी के लिए cos फाई का मान क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, +1 होना चाहिए। ठीक है, +1 होगा। +1 किस पर हो रहा है? इसका मान कहां से शुरू हो रहा है? फाई का मान 0 पे। फिर कहां आ रहा है? 2 पाई। ठीक है, फिर एक राउंड घूम के आएगा, क्या हो जाएगा? 4 पाई। फिर एक राउंड घूमेगा, 2 पाई जुड़ेगा तो 6 पाई। ऐसे ही चलेगा। मतलब क्या होगा? फाई इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा? 2n पाई, जहां n का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। 0 रखेंगे तो 0 आएगा। फिर क्या होगा? 1 2 1 कम 2 पाई। फिर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 पाई। फिर 3 रखेंगे तो 2 तिया 6 पाई। 4 रखेंगे तो 2 चौको 8 पाई। मतलब समपोषी व्यतिकरण में जो पाई होता है वो क्या होता है? समगुणक होता है। ठीक है, अब इनमें जो ये कालांतर आ रहा, फाई का मान क्या है? फाई क्या है? कालांतर है। किसमें? y1 और y2 में। ये क्या है? कालांतर है। ठीक है, अब इस पाई बराबर 0, पाई बराबर 2 पाई, पाई बराबर 4 पाई, इनका मतलब क्या है? इसको मैं आप लोगों को फील कराने वाला। ध्यान से समझिएगा, ये केवल लॉजिक पे आधारित है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहला जो तरंग है वो ऐसे चलता है। ये पहला तरंग चला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? π/2। ये पाई और ये 3π/2 और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई। ठीक है, ये क्या है? पहला तरंग है। जब पहला तरंग इस तरीके से चलता है, π/2 अभी मैंने बताया 90 डिग्री, पाई मतलब 180, 3π/2 270 डिग्री और 2 पाई का मान क्या होता है? ये 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ठीक है, ये पहला तरंग चला और दूसरा तरंग भी बिल्कुल इसी प्रकार चलता है। ये 0 से चालू हुआ और ऐसे चला 360 तक। ये 0 π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। दोनों क्या हुए? कहां से चालू हुए हैं? 0 से चालू हुए हैं। तो जब 0 से दोनों तरंगे चालू हुई हैं, ये किसके लिए बता रहा हूं? अभी मैं इस पे चल रहा हूं। क्या? समपोषी व्यतिकरण के लिए। ये है समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, ये दोनों के दोनों तरंगे, ये पहली तरंग और ये क्या हुई? दूसरी तरंग। जब दोनों तरंगे ऐसे कहां से शुरू हुई हैं? 0 से। मतलब इन दोनों में कालांतर क्या है? फिर 0 है। इन दोनों में कालांतर क्या है? 0 है। और जब इनमें अध्यारोपण होगा, जब इनमें व्यतिकरण होगा तो क्या होगा? प्लस से प्लस जुड़ेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस से माइनस जुड़ेगा तो ये भी तीव्रता क्या होगी? ऐसे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या? इसका परिणामी तरंग। ठीक है, हुआ क्या? दोनों तरंगे कहां से चालू हुई हैं? 0 से।
तो ये कालांतर क्या हो गया, जीरो। जीरो मतलब कौन सा व्यतिकरण हो गया, समकोषी व्यतिकरण। और समकोषी व्यतिकरण हो गया तो परिणामी तरंग क्या होगा, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। जब 2 पाई होता है तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि ये मान लेते हैं हमारी क्या है, पहली तरंग कहां से चालू हुई, 0 से चालू हुई। ये π/2, पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। अब बार बार मैं इस 0, π/2, पाई, 3π/2 इसको क्या करूंगा, नहीं लिखूंगा। अब समझ में आ जाना चाहिए कि तरंग जब एक चक्र ऐसे पूरा की, एक तरंग पूरा मतलब कितना चली है, 2 पाई चली। ठीक है, ये तो हुई पहली तरंग। जब दूसरी तरंग चलती है, ठीक है, दूसरी तरंग चलती है, दूसरी तरंग चली तो पहले तरंग और दूसरी तरंग में कितना का है, 2 पाई। तो दूसरी तरंग होती है वो पहले क्या होती है, ऐसे 2 पाई तक ये चल चुकी होती है। एक चक्र पूरा की मतलब क्या चली, 2 पाई चली, अभी अभी मैंने बताया। और जब ये दोनों तरंगों में अध्यारोपण कब होता है, जब ये तरंग 2 पाई चल चुकी होती है और फिर 2 पाई से ऐसे क्या होती है, आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे प्लस से प्लस मिला, माइनस से माइनस मिला। ठीक है, प्लस से प्लस मिला, माइनस से माइनस मिला तो आगे ही बढ़ेगा और मतलब तीव्रता अधिकतम होगी। और परिणामी जो तरंग निकलेगा वो क्या होगा, पहले ये तो चल चुकी, जब पहला 2 पाई चला तब इसमें किसी भी प्रकार का व्यतिकरण नहीं हुआ था, पहले कोई व्यतिकरण नहीं हुआ। दूसरे चक्र में जब ये पहुंचा तब इनमें क्या हो रहा, व्यतिकरण हो रहा। अब व्यतिकरण हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस से प्लस मिल रहा है, तो प्लस से प्लस मिलेगा मतलब ये व्यतिकरण में इसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, इनकी तीव्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या मिला इन दोनों में, इन दोनों में ये मिला कि दोनों तरंगों में जब व्यतिकरण हो रहा है उससे पहले दूसरी तरंग जो है वो यहाँ एक चक्र पूरा, एक तरंग पूरा की मतलब कितना चल चुकी, 2 पाई चल चुकी है। मतलब इन दोनों तरंगों में अब कालांतर कितने का दिखा, 2 पाई का दिखा। ठीक है, अब 2 पाई के बाद क्या है, 4 पाई। इसके लिए फील करते हैं क्या होता है कि पहला तरंग ये है, मान लेते हैं ये पहला तरंग है, कहां से चला, ये 0 से चला। ठीक है, दूसरा तरंग जो चल रहा है वो ये कितना हुआ, 2 पाई हुआ, कितना का निकालना है, 4 पाई। 4 पाई मतलब ये 4 पाई हुआ, यहां से यहां 2 पाई हुआ, इसके बाद यहां से यहां 2 पाई हुआ। 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हुआ, 4 पाई। जब इन तरंगों का, इन दोनों तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है तब से पहले ये दूसरी तरंग क्या है, 4 पाई अपना सफर पूरा कर चुकी है, ये 4 पाई दूरी चल चुकी है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों तरंगों में क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। मतलब ये तरंग जो है इससे 4 पाई क्या है, पीछे चल रही है। इन दोनों तरंगों में कालांतर कितना आया, 4 पाई का आया। और जब ये अध्यारोपण होगा तो क्या होगा, ये पहली, ये दूसरी वाली तरंग है जो क्या है, 4 पाई चल चुकी है। अब इनमें अध्यारोपण होगा तो ये क्या बनेंगे, ऐसे, इनकी तीव्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और इनमें अभी कालांतर कितना है, 4 पाई का है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी प्लस से प्लस मिला तो ये क्या हो गया, तीव्रता बढ़ गया। यहाँ पे माइनस से माइनस मिला तो ये क्या हुआ, ये भी तीव्रता क्या हुआ, बढ़ा। बढ़ा मतलब अधिकतम हुआ। और जब 4 पाई का कालांतर हुआ तब कौन सा व्यतिकरण बना, समकोषी व्यतिकरण बना। समकोषी व्यतिकरण में ही तो है 4 पाई। जब हम 6 पाई का बात करेंगे मतलब क्या होगा, ये एक चक्र और पीछे चल चुका होगा। 8 पाई की बात करेंगे तो एक चक्र और पीछे चल चुका होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम इसकी बात करेंगे तो ये होता है क्या, इनका कालांतर। ठीक है, ये तो हुआ किसके लिए, समकोषी व्यतिकरण के लिए। अब थोड़ा सा हम फील कर देते हैं, जान लेते हैं किसको, विनाशी व्यतिकरण को, कि विनाशी व्यतिकरण में कैसे होता है। ठीक है, अब देखते हैं विनाशी व्यतिकरण को, कि विनाशी व्यतिकरण में होता क्या है। विनाशी व्यतिकरण में हम एक तरंग लेते हैं, पहले तरंग को, जो ये कहां से चालू हुआ, 0 से ये चालू हुआ।
ये हो गया पहला तरंग, ठीक है। दूसरा जो तरंग होगा वो कैसे चलेगा, वो पहले पाई चल चुका है, पाई चल चुका है मतलब एक चक्र चला है, दो पूरा चक्र चल जाएगा तो क्या होगा 2 पाई हो जाएगा, मतलब ये क्या चला है आधा। अब ये बढ़ता है आगे ऐसे फिर ऐसे चलता है, ठीक है। क्या हुआ, ये पाई चल चुका है, जब पाई चल चुका है तो अब पहले का प्लस दूसरे के किससे मिल रहा है, माइनस से मिल रहा है, दूसरे का माइनस पहले का माइनस दूसरे के प्लस से मिल रहा है। जब प्लस माइनस से मिलेगा इनका अध्यारोपण होगा, अध्यारोपण होगा तो ये तो पहले चल चुका है, अध्यारोपण पाई के बाद हो रहा है, प्लस से माइनस मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा कम होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कम होगा, ये कहलाता है क्या पाई का कालांतर, ठीक है। कितना चल चुका है, ये पाई के कालांतर में चल चुका है। अब प्लस माइनस से मिल रहा है तो तय है कि इसके अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप जब व्यतिकरण होगा तो इनका क्या होगा, प्लस से माइनस मिल रहा है तो तीव्रता क्या होगी कम होगी, कम हुई, ठीक है। ये है इनका क्या पाई का कालांतर। जब हम इसको 3 पाई का कालांतर कहेंगे उस स्थिति में क्या होगा, 3 पाई के कालांतर में ये हो गया पहला तरंग, दूसरा तरंग क्या होगा, ये हो गया पाई का। अब इसमें क्या होगा 2 पाई, ऐसे क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो ये कितना चल चुका, ये यहां से यहां तक कितना हुआ 2 पाई हुआ, यहां से यहां तक कितना हुआ पाई हुआ, तो पाई और 2 पाई कितना हो जाएगा 5 पाई। अब ये तरंग जब आगे बढ़ेगी तो ऐसे चलेगी, अब इसका प्लस किससे मिल रहा है, इसके माइनस से मिल रहा है। यही तो होता था विनाशी व्यतिकरण में कि पहले का प्लस दूसरे के माइनस से मिलता था, दूसरे का माइनस पहले के प्लस से मिलता था। स्टूडेंट ये जो प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं फिजिक्स की भाषा में, तरंग प्रकाशिकी में, इस प्लस वाले को स्ट्रिंग बोलते हैं और इस माइनस वाले को गर्त बोलते हैं। क्योंकि आप लोग प्लस और माइनस में ज्यादा आसानी से और ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, इसलिए मैं बार बार प्लस और माइनस वर्ड का यूज कर रहा हूं। अदरवाइज इस प्लस को स्ट्रिंग बोलते हैं और माइनस वाले को गर्त बोलते हैं, ठीक है। ये कितना का कालांतर हुआ, जब इन दोनों तरंगों में अध्यारोपण हो रहा उससे पहले ही दूसरी तरंग क्या है 3 पाई चल चुकी है, ठीक है। तो इन दोनों तरंगों में कितने का अंतर हुआ 3 पाई का। और 3 पाई चलने के बाद अपने को ये मिला कि पहले तरंग का प्लस और दूसरे तरंग का कौन मिल रहा है माइनस मिल रहा है, और इस स्थिति में परिणामी तरंग की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है कम होती है, न्यूनतम होती है। और जब न्यूनतम होती है मतलब कौन सा व्यतिकरण हुआ, विनाशी व्यतिकरण हुआ। मतलब 3 पाई के कालांतर में कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। स्टूडेंट इसको मैं पीछे से बता रहा हूं, हमको ये पता है कि 3 पाई होगा तो विनाशी होगा, लेकिन अगर हम लोग को ये पता ना हो कि विनाशी 3 पाई होने पे होगा कि नहीं, हम इससे भी समझ सकते हैं कि 3 पाई हुआ तो क्या हो रहा है प्लस माइनस से मिल रहा, मतलब कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, ठीक है। ये तो हो गया क्या कालांतर को हम लोगों ने क्या किया फील किया, ये हो गया कालांतर फाई के बारे में। अब आते हैं हम लोग पथांतर के बारे में। कालांतर को तो हम लोग डेल फाई से बता लिए, पथांतर को एक्स से, ठीक ना। अब कालांतर और पथांतर में अंतर क्या है, कालांतर क्या आया था, ये कोण आए थे इसमें, ठीक है, ये है। पथांतर क्या है, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है ए बी, ठीक है, इसका ये क्या है पथ है, दूसरा रेखा है ये क्या बी सी, ये इसका पथ है, ये इसका पथ है और ये इसका पथ है, दोनों के पथ क्या हैं अलग अलग है, ठीक है, दोनों के पथ क्या हैं अलग अलग हैं। तो इन दोनों पथों के अंतर को, पथ मतलब क्या होता है रास्ता होता है जिस रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको मुंबई जाना है,
ठीक है, हम रायपुर से नागपुर होके जा रहे हैं, एक पथ या एक रास्ता ये हो सकता है। एक दूसरा रास्ता हो सकता है कि हम जबलपुर होते हुए जाएं, जिसमें अपने को नागपुर रायपुर नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों रास्ते क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और ये जब दोनों रास्ते अलग अलग हो गए, इन्हीं दोनों रास्तों के अंतर को, रास्ता मतलब पथ, और इन्हीं दोनों पथों के अंतर को बोलते हैं क्या हम, पथांतर। पथांतर और कालांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। और कालांतर और पथांतर में संबंध होता है, वो होता है कालांतर बराबर होता है, कालांतर डेल फाई बराबर होता है ये 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर डेल एक्स। अगर मैं इनको शब्दों में लिखूं तो क्या हो जाएगा, कालांतर बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर। लेमडा क्या है, लेमडा है तरंग दैर्घ्य, लेमडा क्या है, प्रकाश तरंग का तरंग दैर्घ्य। अब अगर विनाशी व्यतिकरण के लिए निकालें, विनाशी व्यतिकरण के लिए जब निकालेंगे तो कालांतर डेल फाई का मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2n+1, 2n+1 इंटू क्या है, पाई, बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या है, डेल एक्स। ठीक है, इसका अभी तक तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये पाई और ये पाई क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, डेल एक्स बराबर लेमडा ऊपर चला जाएगा तो 2n+1 लेमडा बाई 2। ठीक है, एक इसके लिए आया विनाशी व्यतिकरण के लिए। और संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा, संपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर डेल फाई का मान कितना है, 2n पाई, 2n पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई लेमडा इंटू डेल एक्स। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा, अगर मैं पाई पाई को काट दूं, ठीक है, पाई पाई को काट दूं, ये भी होगा कि 2 और 2 भी कट जाएगा। लेकिन इन दो का उपयोग क्या है, इसको परिभाषा में ज्यादा अच्छा से समझने के लिए 2 को अभी क्या जैसे करते हैं, छोड़ देते हैं। देखते हैं फिर क्या बनता है कि डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n इंटू ये ऊपर चला जाएगा लेमडा बाई 2। अब यहां पे से थोड़ा सा बात को समझिएगा, इसको ये क्या है, ये विषम संख्या है, ये क्या है, ये सम है, दोनों में क्या है, लेमडा बाई 2। कहने का मतलब हम पथांतर को ऐसे कह सकते हैं कि पथांतर जो होता है वो लेमडा बाई, संपोषी व्यतिकरण में लेमडा बाई 2 का समगुणक होता है, और विषम पोषी में या विनाशी व्यतिकरण में लेमडा बाई 2 का विषम गुणक होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 को अभी नहीं काटा, क्योंकि केवल 1 बचेगा तो केवल 1 सम या विषम ऐसे तो नहीं कर सकते कि केवल, लेकिन 2 है तो यहाँ पे n का मान यदि हम कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे, वो क्या होगा, सम। 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 सम हो गया, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 सम हो गया, 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 सम हो गया। मतलब ये क्या है, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर जो होता है लेमडा बाई 2 का समगुणक होता है, और विनाशी व्यतिकरण में पथांतर जो होता है लेमडा बाई 2 का विषम गुणक होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, इसकी तीव्रता में। अब हम लोग आते हैं इसकी तीव्रता में, इन प्रकाशीय तरंगों की तीव्रता में। और तीव्रता बराबर होता है, तीव्रता बराबर k इंटू आयाम का वर्ग, k इंटू आयाम का वर्ग।
तीव्रता को हम इंडिकेट करते हैं या दर्शाते हैं किससे, आई से, इक्वल टू के इंटू आयाम, मतलब क्या हो गया, ए का वर्ग। ठीक है, पहले तरंग के लिए लेंगे तो A1, दूसरे तरंग के लिए लेंगे A2 और परिणामी तरंग के लिए अगर लेंगे तो इस ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर। कुल मिला के ये क्या है, आयाम का वर्ग। अब इसको समझ लेते हैं कि ये मान लेते हैं पहली तरंग है जो ऐसे चल रही है। ठीक है, इसका आयाम क्या है, A1 है, इसका आयाम क्या है, A1 है। तो इसके लिए जब लिखेंगे तो I1 बराबर पहले तरंग के लिए हमारा समीकरण क्या लिखाता था, Y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, दूसरे के लिए क्या लिखाता था, Y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। और ये क्या है, परिणामी तरंग, इसका क्या मिला था, I इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ए मिला था अपने को। A1 क्या है, पहले तरंग का आयाम है, A2 क्या है, दूसरे तरंग का आयाम है, और R क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है। जब इनके लिए लिखते हैं तो I1 बराबर क्या लिखाएगा, K इंटू A1 स्क्वायर। ठीक है, I2 बराबर क्या लिखाएगा, K इंटू A2 स्क्वायर। ठीक है, और परिणामी तरंग का आयाम जब लिखेंगे तो I बराबर क्या लिखाएगा, K इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात भी आता है मन में कि सभी जगह ये के क्यों आ रहा है, के नियतांक तो है, लेकिन क्या इन सभी में के का मान बराबर होगा, तो हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन तीनों तरंगों की आवृत्ति ओमेगा ओमेगा ओमेगा, तीनों तरंगों की आवृत्ति क्या है, बराबर है। पहले तरंग की आवृत्ति भी ओमेगा, दूसरे तरंग की आवृत्ति भी ओमेगा, परिणामी तरंग की आवृत्ति भी ओमेगा, तीनों की आवृत्तियां समान है, तो ये नियतांक के का मान भी क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, अब अपने को जो जैसे आर का मान मिला है ऐसे, वैसे ही हम अब आई का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हम इसका रूट निकाल लेते हैं। अंडर रूट काम आएगा, क्या काम आएगा देखेंगे। अंडर रूट I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के इंटू A1 स्क्वायर। तो A1 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट I1 इक्वल टू A1 इंटू अंडर रूट के। ठीक है, इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट I2 इक्वल टू अंडर रूट के इंटू A2 स्क्वायर। A2 स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट I2 इक्वल टू A2 अंडर रूट के। ठीक है, इसके लिए भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट I इक्वल टू अंडर रूट के आर स्क्वायर, आर बाहर निकल जाएगा तो अंडर रूट I इक्वल टू आर अंडर रूट के। ठीक है, इसको ऐसा के अंडर रूट के रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी काम आएगा। अब क्या करते हैं, हम लोग आर का सूत्र लिखते हैं। क्या मिला था, आर इक्वल टू, रूट के रूप में, रूट को हटा के लिखते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये था। ठीक है, यही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, के का गुणा कर देते हैं, पूरे में के का गुणा कर देते हैं। के का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 cos फाई। हो गया इतना। इस के को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख देते हैं, के आर स्क्वायर इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 रूट के A1 इंटू रूट के A2 इंटू cos फाई। दो बार रूट में रखेंगे तो रूट के गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक के बचेगा। ठीक है, हो गया ऐसे। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इसका मान, के आर बराबर स्क्वायर बराबर क्या मिला था अपने को, आई मिला था। इसके जगह पे क्या लिख देते हैं हम, आई बराबर के A1 स्क्वायर क्या मिला, के A1 स्क्वायर क्या मिला, I1 मिला।
के A2 स्क्वायर, यहां क्या मिला I2 मिला, प्लस क्या हो जाएगा I2, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट के A1, अंडर रूट के A1 क्या है अंडर रूट I1 का मान है, ठीक है, के अंडर रूट के A2, A2 अंडर रूट के किसका मान है अंडर रूट I2 का मान है, इंटू क्या बचा cos 5 बचा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, I बराबर इसको अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5, ठीक है। ये हो गया किसका मान, परिणामी तरंग की तीव्रता का मान। अब इसका भी मान किस पे, मुख्य रूप से इनके मान तो बदलेंगे नहीं, I1 I2 बदलेंगे नहीं, बदल कौन सकता है cos फाई का मान बदल सकता है, और cos फाई का मान जब अधिकतम होता है तो क्या होता है संपोषी व्यतिकरण, cos फाई का मान जब न्यूनतम होता है तो क्या होता है विनाशी व्यतिकरण। तो cos फाई का मान अधिकतम, जब cos फाई का मान क्या होगा अधिकतम होगा, अधिकतम कब होता है, अधिकतम तब होता है जब इसका मान +1 होता है, और जब अधिकतम होगा तो क्या होगा अभी बताया संपोषी व्यतिकरण। रखेंगे तो क्या मिलेगा I इक्वल टू अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। I1 क्या है पहले तरंग की तीव्रता, I2 क्या है दूसरे तरंग की तीव्रता, I1 इंटू I2 क्या है दोनों तरंगों की तीव्रता, और I क्या है परिणामी तरंग की तीव्रता। ये आया अपना किस में संपोषी में, तो I बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए मिला अपने को संपोषी व्यतिकरण के लिए, वैसे ही मिला जैसे कि अपने को किसमें मिला था संपोषी व्यतिकरण में, जैसे A1 प्लस A2 मिला था, वैसे ही यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता क्या मिला अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार जब निकालेंगे हम किसके लिए विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई का क्या मान होगा cos फाई इक्वल टू न्यूनतम मतलब क्या होगा -1। अब -1 जब रखेंगे तो I बराबर क्या मिलेगा अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर -2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2। अब ये क्या बनेगा सूत्र बन जाएगा क्या चीज का अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता का सूत्र, ठीक है स्टूडेंट। ये है संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता, ये है विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता। उसी आधार पे जैसे हम लोग निकाले थे आयाम का, संपोषी व्यतिकरण के लिए A1 प्लस A2 आया था आयाम, संपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता क्या आ रहा है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर आ रहा है। विनाशी व्यतिकरण के लिए आयाम क्या आया था A1 माइनस A2, और विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता क्या आ रहा है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता जब आयाम कम हो रहा है तो तीव्रता भी क्या माइनस के रूप में है, मतलब क्या हो रहा है कम हो रहा है। संपोषी व्यतिकरण में जब आयाम बढ़ रहा है तो संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता भी क्या हो रहा है बढ़ ही रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये है आज का लेक्चर क्लास। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे इन दोनों वीडियो मतलब व्यतिकरण पर आधारित यंग का द्विस्लिट प्रयोग, जो कि परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन उसको समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम व्यतिकरण के दोनों भागों को अच्छे से देखें, समझें, फील करें, तब हमको फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने में आनंद आएगा। वो डेरिवेशन परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।